दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 34 और ये 34 सीरीज है मैथ की, जिसमें MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन NTPC, DMRC, JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली ये 10 क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में। ओल्ड सोल्वर्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ओल्ड सोल्वर्ड पेपर और विभिन्न जो प्ले लिस्ट है, तो आप जरूर देखें। और चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसको हल करना है या इसको मान पे हमें ये दिया गया है 440 गुना और ब्रैकेट में 16 + 12 बराबर और आगे जो इंटरोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ये 440 और गुना 16 और 12 को तो ये जोड़ने पर 28 बनता है और 440 × 28 इनको गुणा करने पर ये 12,320 आता है और यही हमारा आंसर है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा। तो 440 इंटू ब्रैकेट में 16 + 12 इनको जोड़ लिया तो ये 28 बन गया। अब 440 को 28 से गुणा कर दिया तो ये 12,320 बन गया और यही हमारा आंसर है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड से पहले कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन सेकंड, किसी संख्या के एक पंचमांश का 3/4 60 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कहा गया है किसी संख्या का, तो माना वह संख्या है x और उसका 1/5 यानी 1/5 1/5 और इंटू जो कि 3/4 तो 3/4 और बराबर में क्या है 60 है। बराबर में 60 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी आपको ज्ञात करना है x। x ज्ञात करने के लिए हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास से जो इस x को जो बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 60 × 5 × 4 और इसके बटे में 3 हो जाएगा। वैसे तो ये 5 के बटे में भी 1 है, चेंज हो गया और इसको कट किया तो ये हमारे पास बनता है 20 दिए 60 और 20 को किया तो ये हमारे पास हो गया 20 × 5 = 100 और 100 को 4 से किया तो ये हमारे पास आता है 400। 20 को 5 से गुणा किया 20 × 5 = 100 और 100 को 4 से किया तो ये हमारे पास आता है 400 और यहाँ पे x बराबर में 400। ये हमारा आंसर है कि वह संख्या 400 है। वह संख्या 400 है और जिसका 1/5 × 3/4 जो कि बराबर में आता है 60। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। कि पहले तो आपके पास 2 अंकों की एक संख्या है और उन अंकों को अगर पलट दिया जाए तो उनका योग 66 प्राप्त होता है। तो बताओ उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, संख्या के अंकों का योग पूछा जा रहा है तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कि सबसे पहले तो यहाँ पर माना वह संख्या बराबर में 10x + y है। 10x + y है और इसके अंकों को बदलने पर जब हम इनके अंकों को बदलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 10y और प्लस में x। अंकों को बदल दिया
तो ये 10y प्लस में x हो गई और अब हम इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो हमारे पास ये 10x प्लस वाई है, प्लस में हमारे पास है 10y प्लस x और बराबर ये होने चाहिए 66। ये 66 होने चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे 10x है और इधर x है, तो ये हमारे पास 11x हो गई और ये हमारे पास इधर y है और ये 10y है, तो ये हमारे पास 11y और बराबर में हो गया 66। अब इस प्रकार से कि हमारे पास ये x और प्लस y बराबर में, ये x प्लस वाई बराबर में हमारे पास आता है 6, x प्लस वाई बराबर में 6 आता है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम ट्रिक के माध्यम से बात करें, तो जब दो अंकों की संख्या को अदली बदली करके योग दे दे और बाद में अंकों का योग पूछे तो दी गई संख्या में आप 11 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास अंकों का जो योग दे रखा है 66 और 66 में हम 11 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ गया 6। ये हमारा आंसर है जो कि 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो कि यहाँ पे आपको यही कहा है कि दो अंकों की एक संख्या है और अंकों को उल्टने पर यानी अंकों को बदलने पर प्राप्त जो योग होता है वो 66 है। तो अंकों का योग क्या है? तो आपको क्या करना है? 66/11 और बराबर में हो गया 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो देखिए आपको योगफल दिया गया है वो तो है 11 और जो गुणनफल दिया गया है वो है 18। ये दो संख्या जिनको गुणा करने पे आती है 18 और जोड़ने पर आती है 11। जोड़ने पे 11 आती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम किस प्रकार से करेंगे? तो इन संख्याओं को करने के लिए जैसे हमारे पास से व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर में ये होता है योगफल और बटे में गुणनफल। योगफल और बटे में गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए योग आपको कितना दिया है? 11 दिया है और इसका जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया 18। अब ये 11/18 हो गया। अब ये आगे और इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो संख्या जिनका योगफल और गुणनफल आपको दे दे और फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? योगफल में इसके गुणनफल को भाग दे करना है। योगफल में गुणनफल का भाग दे देना है और ये 11/18 हो गया हमारा। अगर ये आगे डिवाइड होता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आपका वही आंसर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन 5 में 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना है कि वर्ग करने के लिए हमें संख्या है उनके दो के जोड़े चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग करने के लिए दो के जोड़े होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 300 के अभाज्य गुणनखंड और 300 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 10 होते हैं। वैसे इनका अगर करें तो हम 5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 के जोड़े चाहिए। तो अब इस 3 के 2 जोड़े बनाने के लिए हमें क्या करना है? इस एक 3 को और लेना है। तो ये 3 × 3 × 10 × 10 बनते हैं। तो अब हम 300 को अगर 3 से गुणा कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बनेगी? तो देखिए 300 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 900 आता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और वो कितना होगा? तो पूर्ण वर्ग पूछ लिया जाए तब तो 9 बनेगा, लेकिन आपको केवल ये पूछा है कि
किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए तो आपकी वो संख्या हो जाएगी 3। 3 इसलिए हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके 2 के जोड़े करेंगे तो 10 इंटू 10, 10 के तो जोड़े बन रहे हैं लेकिन 3 के नहीं बन रहे हैं, और 3 के जोड़े बनाने के लिए आपको 1 3 से गुणा करना पड़ेगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें जो आपकी क्या त्रुटि है उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, दो संख्याओं जो 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लेस है 240 हो तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे अनुपात में 3:4 में जो कोई संख्या दे रखी है और उन संख्या का जो लेस है दे रखा है वो 240 दे रखा है, तो आपको छोटी से छोटी जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। छोटी वाली संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो माना वे संख्या बराबर में 3x और 4x है। 3x और 4x है। अब हमें क्या करना है, इनका लेस है, जो कि हमें इनका निकालना है लेस है, और इन संख्याओं का लेस है निकाले तो ये लेस है हमारे पास होता है 12x, क्योंकि लेस है में ले लो सारे पद और सारे पद लेने हैं तो ये हमारे पास 3x इंटू 4x बराबर में 12x बनते हैं। और अब आपको ये कहा जा रहा है कि इनका जो लेस है, आपको वास्तविक जो लेस दिया गया वो 240 दिया गया है, 240 दिया गया है, तो हम इसे x को बाहर निकालेंगे 240 और ये बटे में आ जाएगा 12 और ये बनते हैं 12 दूए 24 यानी 20। तो x का मान आपको प्राप्त होता है 20। x का मान 20 प्राप्त होता है। ये हमारे पास 3x है और ये हमारे पास 4x है, तो ये हो जाएगा 3 और x का मान हो गया 20 बराबर में 60। ये आपके पास 4 इंटू एक्स का मान 20 है और ये हो जाएगा 80। आपकी वो संख्या है 60 और 80। आपकी संख्या 60 और 80 है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या आपकी है 60। छोटी संख्या आपकी 60 है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, तो वो अंतर आप कर सकते हैं, और इनका अनुपात भी अगर काटे तो कर सकता है। ये बनता है 20 तिये और ये बनता है 20 चौके। लेकिन आपसे पूछा है केवल छोटी संख्या कौन सी है, और छोटी संख्या आपकी आती है 60। अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर कितना आता है, अंतर भी आपका 20 का ही आता है। और इनको गुणनफल पूछ लिया जाए या इनको आपसे डिवाइड कर लिया जाए तो पूछा जा सकता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा है उसका वजन 600 ग्राम है, तो आधे भरे गिलास का वजन है 600 ग्राम, जबकि खाली गिलास का वजन है 200 ग्राम। यदि गिलास 4/5 यानी 4/5 भाग दूध से भरा हो तो दूध का वजन ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो गिलास है वो आधा दूध से भरा है तो उसका वजन बन रहा है 600 ग्राम, जबकि खाली जो गिलास का वजन है वो 200 ग्राम है, और 4/5 भाग में दूध का वजन कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। चलते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमारे पास है जो आधे भरे गिलास का वजन कितना है वो है 600 ग्राम, और खाली गिलास का वजन वो कितना है वो है 200 ग्राम। और अब हम बात करेंगे कि जो आधे दूध का वजन यानी आधे गिलास दूध का वजन है वो 600 - 200 बराबर में 400।
600 माइनस 200 बराबर में 400, ये ग्राम है सभी में, तो 400 ग्राम दूध है वो आधे गिलास में आता है। तो अब सबसे पहले तो पूरे जो गिलास भरे दूध का वजन, जब पूरा दूध का भरा गिलास होगा तो 400 इंटू 2 यानी 800 ग्राम हो जाएगा। ये पूरा भरा हुआ दूध का गिलास है वो 800 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें 4/5 दूध भरा हुआ है, तो ये 800 का 4/5 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 16 5 80 और ये 0, और 16 को 4 से किया तो 16 चौके 64, ये 640 ग्राम दूध उसमें है गिलास में। आपसे पूछा है कि उस दूध का वजन कितना है जो गिलास में अभी है, तो ये 640 ग्राम है जो पूरे गिलास का 4/5 भाग है। अगर आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि गिलास का वजन कितना है, तो ये गिलास यानी पूरे गिलास का वजन, देखिए पहले आपको खाली का तो 200 दे ही रखा है, लेकिन जब गिलास प्लस दूध आप ये दोनों जोड़ देंगे तो अब गिलास का वजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 200 तो आपका है गिलास का वजन, और दूध है उसमें 640, और ये हो जाएगा 840 ग्राम जो पूरे गिलास का वजन है। अब दूध सहित तो वो तो है 840 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि गिलास का वजन कितना है तो वो आप बताएंगे 840 ग्राम, और आपसे अगर केवल दूध का पूछा है तो वो है 640। यहाँ पे दूध का वजन ज्ञात करना है जो 640 ग्राम है। खाली गिलास का वजन आपको दे रखा है 200 ग्राम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में ट्रैफिक की एक बत्ती हर 15 सेकंड के अंतराल पर जलती है और वह 4:20 पर पहली बार जली है और अंतिम बार 5:10 पर जली है, तो बताओ वह कुल कितनी बार जलेगी इस समय में। देखिए ये 4:20 है और ये 5:10 है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इस समय अंतराल में वह कितनी बार जलेगी। तो देखिए पहली बार वो जलती है 4:20 और दूसरी जलती है वो 5:10 पर जलती है। अब आपसे यहाँ पे जो कुल समय कितना हो गया, देखिए कुल समय हो गया 50 मिनट। आपको 50 मिनट के अंतराल में पूछा जा रहा है कि वो बत्ती कितनी बार जलती है। तो 50 इंटू 60 और बटे 15, और इसको कट करेंगे तो ये 15 चौके 60 और 4 को गुणा करेंगे 50 से, तो ये हो गया 200 कि 50 को 4 से गुणा किया तो ये 200 हो गया, और इसमें एक प्लस करेंगे बराबर में 201 बार जलेगी। 4:20 से 5:10 के अंतराल में 50 मिनट का समय होता है। 50 इंटू 60/15, क्योंकि आपको ये 50 तो मिनट आपकी, लेकिन वो 15 सेकंड दी गई है, इसलिए 60/15 और गुणा में 50 किया गया है, और ये 200 आ गया। और एक बार जो पहली बार जल चुकी है जिसका टाइम आपके पास मेंटेन नहीं है, तो ये 201 बार जलेगी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया होगा, और कभी कभार ये 201 न दे करके आपको इनमें से कोई ऑप्शन भी दे दे तो भी आप घबराइएगा नहीं, आपका ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है। देखिए उसको लाभ होता है वो विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेचने पर तो विक्रय मूल्य बराबर में है 90 रुपये। विक्रय मूल्य 90 रुपये है, तो लाभ कितना हो गया, देखिए लाभ हो रहा है आपको 1/5 इंटू 90, 1/5 इंटू 90, और इसको कट करेंगे तो 18×5 = 90,
ये 18 रुपये हो गया इसका लाभ। अब आपका जो कि क्रय मूल्य कि 18 रुपये लाभ होने पर क्रय मूल्य 90 माइनस 18 और बराबर में इसका 72 रुपये। 72 रुपये इसका जो क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ है वो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर में इसका जो लाभ है वो ऊपर हो जाएगा, क्रय मूल्य इसके बटे में हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 100, क्योंकि जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ आपका है 18 रुपये, क्रय मूल्य आपका 72 रुपये और गुणा आपको करना है 100। और 18 से 72 को 4 पे कटेगा और 4 को 100 पे ये 25 पे कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया 25% लाभ। विक्रय मूल्य आपका 90 रुपये है, तो लाभ आपका 1/5 इंटू 90 बराबर 18 रुपये हो गया। क्रय मूल्य 90 माइनस 18 बराबर में 72 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया, 18 रुपये लाभ हो गया और विक्रय मूल्य आपका 90 रुपये है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ को रखेंगे ऊपर, बटे में लिख देंगे क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100 से। इन सभी को काटने पर आपका जो आंसर प्राप्त होता है वो हो गया 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। जो पाइप ए है उसकी जो पानी भरने की क्षमता है वो 60% अधिक है। यदि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है तो बताइए पाइप ए उसे कितने समय में भर सकेगा। तो देखिए बी है वो उसे 20 मिनट में भर देता है, जबकि ए की जो कैपेसिटी है वो बी से 60% अधिक है, तो ए को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर पाइप बी किसी होज को भरता है बराबर 20 मिनट में। जो पाइप बी है वो किसी होज को 20 मिनट में भरता है, तो यहाँ पे पाइप ए को उसी होज को भरने में समय लगेगा। तो पाइप ए को उसी होज को भरने में समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/20 ये तो है जो बी की कैपेसिटी, जबकि ए की कैपेसिटी है वो 60% अधिक है, तो ये 160 और इसके बटे में हो जाएगा 100। और इस 10 से इस 10 को कट कर दिया और इस 2 से 16 को किया तो ये 8 और इस 8 को किया तो ये 4 दूये 8 और ये 25 चौके 100। ये हमारे पास 2/25 भाग आ गया। ये 2/25 भाग है। अब हमें ज्ञात करना है समय, और इसमें जो समय ज्ञात करना है तो समय क्या होता है, कार्य क्षमता का वित्तानुपाती होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/2। ये समय हो गया 25/2 और इसको जब हम आगे डिवाइड करते हैं तो ये 12 सही 1/2 मिनट आता है। ये क्षमता का विपरीत, तो ये हमारे पास 25/2 बराबर में ये 12 सही 1/2 मिनट लगेगा। समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा 12 सही 1/2 मिनट। ये समय हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये कार्य क्षमता और जो समय होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वितरणानुपाती होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।